अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ है लेक्चर BS 17 2017 को डिस्कस करेंगे। और आजकल सीट्स भी आई हुई हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मेल एंड फीमेल्स के लिए। तो ये जो हमारी आज की डिस्कशन होगी ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलते हैं हम आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जी, पहला क्वेश्चन है, suppose there is excess supply in the market and price decrease. Which of the following combination of events will occur? तो ये सामने मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज एक्सेस सप्लाई। ये एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई किधर होती है? इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर। तो इधर क्या होगा जी? इधर ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये नज़र नहीं आ रहा है। हाँ जी, इधर सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो अल्टीमेटली प्राइस ने कम होना होता है। तो प्राइस कम होने से क्या होगा कि सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी और डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले हम यहाँ पर थे, ये सप्लाई थी और ये डिमांड थी। तो प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई क्या होना शुरू हो जाएगी? श्रिंक होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली हम इस इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएंगे। तो इसका जो डी ऑप्शन है, देयर विल बी फॉल इन सप्लाई एंड राइज इन डिमांड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये डी ऑप्शन। गिवन द फैक्ट given the fact that demand for head and shoulder shampoo is elastic, how will how will a reduction in supply of this shampoo affect the total expenditure of this using of प्रोडक्ट? अब वो पूछना क्या चाह रहा है? वो कहता है कि जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू है ना, ये इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि ये जिसकी डिमांड है वो जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होगा। हाउ विल रिडक्शन इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। यानी कि ये एस था, ये जो मैंने पीछे डॉट बनाया हुआ है इसको S1 कह लेते हैं। तो सप्लाई कम होने से क्या हुआ कि प्राइसेस इंक्रीज हो गई। पहले ये प्राइस थी P1 और अब ये क्या हो गई है P2। तो जब प्राइसेस ज़्यादा हुई और सप्लाई डिमांड थी मोर इलास्टिक, तो इट मींस कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, प्राइस इंक्रीज होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। देयर एक्सपेंडिचर ऑन इट्स फॉल, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मोर इलास्टिक गुड्स थी, इसके सब्सिट्यूट्स थे। तो जो लोग हैं वो पॉसिबल है कि इसके अल्टरनेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाए, क्योंकि ये क्वांटिटी कम हो गई है और ऊपर से इसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई है। हाँ जी, हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉन्सेप्चुअल भी है। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हैं उधर आपको ये इजीली इसके और भी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। वो कहता है कि सपोज डैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज नॉन टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक है। एट एट प्राइस 6, क्वांटिटी डिमांडेड इज 200। अब हमने यहाँ ये बात समझ लेनी है कि यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ये होगा कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो कांस्टेंट होंगे। इसके लिए ये फार्मूला होगा P मल्टीप्लाई बाय Q इक्वल टू 1200। ये इसका फार्मूला होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर प्राइस दी हुई है 6 और जो क्वांटिटी है वो 200 है, टोटल एक्सपेंडिचर है 200। अब हमें पता है कि जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कहता है कि एट व्हाट प्राइस विल बी क्वांटिटी डिमांडेड बी 1000। अब हमने प्राइसेस फाइंड आउट करनी है और क्वांटिटी उसने हमें दी हुई है। क्वांटिटी उसने 1000 दी है। अब इलास्टिसिटी क्या इक्वल टू 1 है, तो मुझे पता चल गया कि अगर पहले 1200 एक्सपेंडिचर थे तो अब भी 1200 ही रहेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, ये फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल टू 1200। तो अब मुझे यहाँ पर प्राइस चाहिए, तो 1200 के ऊपर जो क्वांटिटी है
100 वो उसको डिवाइड 1000 उसको डिवाइड करूंगा तो जवाब आएगा 1.2। ये मैंने साथ किया भी हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन, 1.2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जहां से मैंने डाउनलोड किए हैं तो वहां पर ये ए लगा हुआ है, ए इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ बिरयानी इन कैफेटेरिया इज शोन बाय द डिमांड कर्व ए बी इन डायग्राम। द इनिशियल प्राइस इज ओपी, ये इनिशियल प्राइस है ओपी, बट इट डिक्रीज ओएस, ये प्राइस कम होकर ओएस हो गई। द चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू दिस प्राइस चेंज इज गिवन एरिया। पहले हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो ये एरिया था, ये था पी क्यू, और ये वाला एरिया पी क्यू, ये टी था, ये वाला एरिया था सारा। ठीक हो गया, ओ पी क्यू टी, ये लिखा हुआ है जी, ओ पी क्यू टी, ये एरिया था। प्राइसेस कम हो गई, प्राइसेस कम होने से अब रेवेन्यू हो गया ये एस आर यू ओ, अब हो गया ओ एस, ये ओ एस, और ये आर यू। तो पहले हमारा ये जो मैंने ऑरेंज कलर का बॉक्स बनाया है ये रेवेन्यू था, अब ये हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये, हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा। द फ्यूअर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ गुड्स, यानी कि जिस गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा होंगे, जिस तरह ऊपर शैम्पू की एग्जांपल उसने दी थी, तो वो इलास्टिक होगी। ठीक हो गया। अगर जिसके फ्यूअर सब्स्टिट्यूट्स हैं तो स्टेटमेंट से ही जाहिर है कि जो उसकी इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 होगी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ गवर्नमेंट वांट टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट दैट टैक्स विल हैव ऑन द सेलर ऑफ ए गुड, देन शुड इम्पोज टैक्स ऑन ए गुड। अब इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो टैक्स का नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा जाए और प्रोड्यूसर के ऊपर ज़्यादा जाए, कम जाए। तो उसे कौन सी गुड्स चूज़ करनी पड़ेंगी? उसे वो गुड्स चूज़ करनी पड़ेंगी जिनका डिमांड कर्व क्या होगा, लेस इलास्टिक, जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है लेस इलास्टिक। इट मीन ये कोई सिगरेट है, नेसेसिटी है कोई, यानी कि कोई उसको छोड़ना नहीं चाह रहा, और जो उसकी सप्लाई है वो इलास्टिक है कुछ। ठीक है, उसको स्टोर भी किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से ये सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, और पहले प्राइस थी ये P1, ये वाली, अब ये नई प्राइस ये है, इस पर ये ये प्राइस ये आ गई। अब जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर पहले ये प्राइस पे कर रहा था, ये मैंने पिंक किया है, अब ये प्राइस पे कर रहा है ये। ठीक हो गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने पिंक कर रहा हूँ, ये सारे का सारा बेयर किया किसने, सारे का सारा बेयर किया कंज्यूमर ने। और जो प्रोड्यूसर बेयर करेगा, जब ये येलो करने लगा हूँ, ये बिल्कुल थोड़ा सा एरिया नीचे वाला, ये बेयर करेगा प्रोड्यूसर। तो जब गवर्नमेंट ऐसी गुड्स के ऊपर टैक्स लगाएगी जो लेस इलास्टिक होगी डिमांड में और मोर इलास्टिक होगी सप्लाई में, तो कंज्यूमर ज़्यादा बेयर करेगा जो मैंने आपको बताया है, और जो प्रोड्यूसर है वो कम बेयर करेगा। तो इसका ए मोर इलास्टिक सप्लाई कर्व एंड मोर इन इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व को इन इलास्टिक होना पड़ेगा, और जो सप्लाई कर्व है ये मोर इलास्टिक होने का। जो मेरे लेक्चर्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उनमें ये जो इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, सपोज दैट द डिमांड फॉर commodity is perfectly inelastic, करंट डिमांड इज 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट है और इन इलास्टिक है, ये वर्टिकल कर्व हो जाएगा। अब वो कहता है अब इसकी प्राइस है 5, तो ये 5 पर सेल हो रही है। अब वो कहता है इसकी प्राइस क्या हो जाती है, 6 हो जाती है, तो अब कितनी सेल होगी? क्योंकि ये तो इन इलास्टिक है, इसमें तो क्वांटिटी यही रहनी है। ये लाइक है कोई शुगर पेशेंट की इंसुलिन है, वो पहले भी अगर फर्ज करें 100 यूनिट खरीदता था 5 प्राइस पर, 6 प्राइस हो जाए, तो अभी वो कितने यूनिट खरीद रहा है, ये 100 यूनिट ही खरीद रहा है। तो इसका सी ऑप्शन आएगा। जब परफेक्टली इन इलास्टिक है तो इट मीन्स वो बेसिक नेसेसिटी है, वो लाइफ के लिए ज़रूरी कोई कमोडिटी है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो उसकी क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर है 8,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है सामने कि वो कहते हैं इन डायग्राम सपोज टैक्स इज इम्पोज दैट गवर्नमेंट द प्राइस दैट पे बायर पे P1 टू P2। पहले बायर ये P1 दे रहा था, अब वो क्या दे रहा है, P2 दे रहा है। द टैक्स कॉज द प्राइस सेलर रिसीव टू फॉल फ्रॉम P1 टू P3, यानी कि पहले सेलर को प्राइस मिल रही थी P1, अब वो P3 है। यानी कि टैक्स लगाने से ये सप्लाई कर भी इधर चला गया, जैसे कि वो पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पे जाएगा कंज्यूमर पर। अब प्राइस इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया। कंज्यूमर ये प्राइस पे कर रहा है ये, और प्रोड्यूसर को ये प्राइस मिल रही है। ये दरमियान वाला सारे का सारा गवर्नमेंट रेवेन्यू है, ये जो बी और डी एरिया है। ठीक हो गया। और ये सी, इसको हम कहते हैं डेड वेट लॉस। ठीक हो गया। और टैक्स लगने से पहले ये वाला सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस था, ये प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, ये वाला एरिया बी डी गवर्नमेंट के पास चला गया। और ये जो सी है ये डेड वेट लॉस हो गया, इनएफिशिएंसी हो गई इकोनॉमिक में। अब वो पूछना क्या चाह रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस बिल फॉल एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसर सरप्लस फॉल्स। प्रोड्यूसर सरप्लस कितना कम हुआ है जी, ये वाला जो एरिया है डी ई, ये भी पहले प्रोड्यूसर सरप्लस था ई एरिया, और ये डी भी था। अब ये जो डी है ये किधर चला गया, ये तो गवर्नमेंट के पास चला गया रेवेन्यू के तौर पर, और ई डेड वेट लॉस में चला गया। तो या पहले हमारे पास जो कंज्यूमर के पास जो सरप्लस था वो ये एरिया था, ये और ये सारा एरिया। अब रह गया उसके पास सरप्लस सिर्फ और सिर्फ ये एरिया रह गया, ये वाला लॉस्ट हो गया डी और ई। ये किसके पास चला गया, डेड वेट लॉस और जो वो है ये सारे का सारा एरिया चला जाएगा गवर्नमेंट के पास और डेड वेट लॉस के पास। द एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट किस चीज़ की एग्जाम्पल है जी, ये प्राइस फ्लोर की है, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, मिनिमम प्राइस कहेंगे। कि मिनिमम प्राइस आप ये चार्ज कर सकते हैं, इससे कम चार्ज नहीं कर सकते। जो प्राइस फ्लोर होती है ये अबव द इक्विलिब्रियम होती है। ठीक हो गया। और प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम होती है, जिसे हम मैक्सिमम प्राइस कहते हैं, और इसको हम मिनिमम प्राइस कहते हैं। द एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट या मिनिमम प्राइस इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइस फ्लोर। ठीक हो गया, अबव द इक्विलिब्रियम होती है ये जो मैंने डायग्राम सामने बनाई हुई है। इफ मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू 3, इट मीन्स कि आप एक एक्स का यूनिट गेन करना चाहते हैं और वाई के 3 सेक्रीफाई करना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन होगा कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट 3y फॉर 1x, यानी कि वो 3y को सब्स्टिट्यूट्स करने के लिए, सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है 1x को गेन करने के लिए। ये डायग्राम मैंने सामने बनाई हुई है कि 1x से 2x पर जा रहा है और y 10 से 7 पर आ रहा है, यानी कि 3y सेक्रीफाई हो रहे हैं। और dy/dx ये इसका फार्मूला भी है, ये भी लिखा हुआ है। इसको मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और इसको मार्जिन रेट ऑफ मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, इफ पर्सन इनकम इज 900, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई 15 एंड प्राइस ऑफ 10, प्राइस ऑफ एक्स 10, देन द बजट लाइन इंटरसेक्ट द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे हम वाई को क्वांटिटी लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ऑफ एक्स लेते हैं। इसका सिंपल सा फार्मूला है, अगर क्वांटिटी ऑफ वाई निकालनी है आप एम ओवर पी वाई करते हैं, यानी कि इनकम को प्राइस ऑफ वाई पर डिवाइड करते हैं। जिस तरह मैंने 900 डिवाइडेड बाय 15 किया तो ये 60 आ गया। तो वर्टिकल एक्सिस पर 60, अगर वो हॉरिजेंटल का पूछ ले तो इसका फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू एम ओवर पी एक्स इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 90 आ जाएगा। तो क्योंकि उसने वर्टिकल का पूछा, हॉरिजेंटल का नहीं पूछा, तो वर्टिकल पर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसका बनेगा। If person income is 900, price of x, price of y 15 and price of x 10, then the value of the slope of the budget line। अब हमें पता है कि जो बजट लाइन की जो स्लोप है ये आपको नजर आ रहा है इधर, ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक हो गया। तो अंडरस्टूड बात है, इसके जो आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव आएगा। और स्लोप का फार्मूला क्या है बजट लाइन की, पी एक्स ओवर
पी वाई, पी एक्स कितनी है, 10 है, और पी वाई कितना है, 15 है। तो ये मैंने पी एक्स 10 और 15 को डिवाइड किया तो ये 2/3 आ गया, माइनस इसकी स्लोप को शो कर रही है, तो इसलिए तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। Indifference curve are drawn bowed toward the origin due to assumption of this, यानी कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होने की वजह क्या है, नॉन सेटिएशन। नॉन सेटिएशन का मतलब ये होता है मोर इज बेटर। ठीक हो गया है, यानी कि जो हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि हायर डिफरेंस कर्व है वो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ट्रांसिटिविटी क्या होती है, ट्रांसिटिविटी में ये होता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी ग्रेटर देन सी है, तो ए ग्रेटर देन अल्टीमेटली सी होगा, यानी कि ए 10 ग्रेटर है 5 से और 5 ग्रेटर है 3 से, तो अल्टीमेटली 10 ग्रेटर होगा 3 से। तो इन दोनों जो नॉन सेटिएशंस और ट्रांसिटिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो ये इसने पूछा हुआ है बॉर्ड टूवर्ड ओरिजिन ड्यू टू अजम्पशन, इंडिफरेंस कर्व जो बॉर्ड होता है यानी कि कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ, उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन कॉन्वेक्सिटी होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बाय द बजट लाइन। ठीक हो गया, बजट माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना ही हम सेविंग कर रहे होते हैं ना ही डिस सेविंग होती है, हमारे जितने रिसोर्सेज होते हैं उनको हमने यूटिलाइज करना होता है। अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होंगे। तो इसमें उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बाय द बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती, पर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स ये भी होती हैं। कंज्यूमर में नॉट स्पेंड ऑल हिज इनकम, ये अलाउ नहीं होता। जितनी इनकम है, अगर आपने 60 एज्यूम की है इनकम, तो 60 की 60 आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। 15 एमसीक्यूज है, इफ टू इंडिफरेंस कर्व क्रॉस ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ assumption कैन नॉट साइमल्टेनियसली होल्ड अबाउट द कंज्यूमर टेस्ट। अच्छा, जब ये जो कर्व होते हैं ना, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो ये आता है, ये है जी इंडिफरेंस कर्व है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। और ये दूसरा कर्व है, इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी को तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसटिविटी तो कहता है कि ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो अल्टीमेटली ए ग्रेटर देन क्या होगा, सी पर होगा। ये कंक्लूड करता है। अब इस साइड पर हम देखें तो 1 ग्रेटर है 2 लेस है, नजर आ रहा है ना, और यहाँ पर 2 ग्रेटर है 1 लेस है, और इस पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल है, तो ट्रांसटिविटी की तो बात ही पैदा नहीं होती। उसके बाद नॉन सेटिएशन। नॉन सेटिएशन का क्या मतलब है, मोर इज बेटर। अब यहाँ पर 1 बेटर है, यहाँ पर 2 बेटर है, यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो ये वाली अजम्पशन भी पूरी नहीं हो रही। कॉन्वेक्सिटी वाली भी अजम्पशन इधर पूरी नहीं हो रही। ठीक हो गया। तो इसमें वो कहता है कि कौन सी इधर इफ टू इंडिफरेंस कर्व क्रॉस ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ assumption कैन नॉट साइमल्टेनियसली होल्ड अबाउट द कंज्यूमर टेस्ट। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा, कि कोई भी जो कंडीशंस हैं उसकी इंडिफरेंस कर्व में जो हम पढ़ते हैं उनको ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होता। हाँ जी, 16 पर चलते हैं। एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू गुड इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ गुड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड एट डेट पॉइंट। यानी कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना, MRS इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, वो कहता है कि कौन सा इधर उसको फुलफिल नहीं कर रहा। ही डज नॉट वांट मोर ऑफ द टू गुड्स नाउ। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है।
द रेट एट विच ही वांट सब्स्टिट्यूशन, यानी एमआरएस की बात कर रहा है, इज द सेम एट विच मार्केट इज सब्स्टिट्यूटिंग देम। यानी कि ऊपर एमआरएस की बात है, नीचे पी एक्स ओवर पी वाई की बात है। यानी कि ये जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है बिल्कुल सेम बातें कर रहे हैं पर वर्ड्स चेंज है। डी में ही वैल्यूज टू गुड्स एज मच एज मार्केट वैल्यूज देम, यानी कि यहाँ मार्केट्स की वैल्यूज की बात हो रही है और यहाँ कंज्यूमर की भी बात हो रही है, तो इट मीन्स ये भी दोनों बातें सेम ही हो रही हैं। तो जो ई ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ही डज नॉट वांट मोर ऑफ टू गुड्स नाउ, ठीक हो गया। ये ऑप्शन इसमें इसको अपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसकी जो वांट्स होती हैं वो यही होता है कि वो मैक्सिमम गिवन बजट्स के अंदर वो मैक्सिमम अटेन करने की कोशिश करता रहता है। तो ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका जी। हाँ जी, इफ ए पर्सन इज रिसीविंग ग्रेटर यूटिलिटी पर रुपी फॉर कंज्यूमिंग वन गुड टू अनदर, यानी कि एक मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई कम है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर रहा। द प्राइस कंजप्शन कर्व इज इक्विवेलेंट टू, ये प्राइस कंजप्शन कर्व मैंने बनाया है कि प्राइस चेंज होने की वजह से इक्विलिब्रियम चेंज होता है, उन इक्विलिब्रियम्स को मिलाने से प्राइस कंजप्शन कर्व बनता है। ये क्या आता है, प्राइस कंजप्शन कर्व इज कमोडिटी स्पेस, यानी कि जो कमोडिटी स्पेस है इसको इनके इस इनको मिलाने से हमने ये हासिल किया है। इनकम कंजप्शन कर्व भी नहीं है, ये पीपीसी कर्व इनकम कमोडिटी स्पेस में भी नहीं बनाया है, बल्कि प्राइस कंजप्शन स्पेस में बनाया है, यानी कि जो प्राइस चेंज होने की वजह से जो स्पेस गेट हुई है उनको मिलाने से हमने इनको आपस में मिलाया है। सपोज 19 में देखते हैं, सपोज यू गिव अप ए जॉब एंड यूज सम सेविंग टू बाय स्मॉल बस विच यू ड्राइव ऑन ए रिमोट रूरल रिमोट रूरल, इसको मैं देखता हूँ 19 पर, 19 रूरल रूट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट यू फर्म इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि जो आपने जॉब छोड़ी वो भी इम्प्लिसिट है, जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है अपनी सेविंग की, जो इससे इंटरेस्ट आना था वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। उसने एक्सप्लिसिट का पूछा है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसमें दो दी गई हैं, द फ्यूल यू बाय फॉर बस, वो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। द डेप्रिसिएशन ऑन द बस, जब बस चलेगी तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, तो ये भी इसकी क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। 20 पे देखते हैं, टू सी वेदर ए फर्म मेकिंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्ट फ्रॉम इट्स रेवेन्यू। अब वो कहता है कि अगर आप इकोनॉमिक प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिस तरह के ऊपर वाले क्वेश्चन में ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट और ये फ्यूल, बस ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और जो इंटरेस्ट आपने सेविंग के ऊपर सेक्रीफाई किया है और जो आपने जॉब छोड़ी है, वो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप उसे कैलकुलेट करें वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर ये दोनों कॉस्ट आएंगी, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। जो बिजनेस या अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम अकाउंटिंग कॉस्ट को कंसीडर कर रहे होते हैं। 21, 21. An isoquant relates the quantity of input a firm uses the quantity of output it can produce while drawing an isoquant. Which of the following assumption about the firm is made? ठीक हो गया। अब आप देखें, जब एम आर एस, जब हम इसको आइसोक्वांट्स को बनाते हैं और इंडिफरेंस कर्व को बनाते हैं तो इनमें मेजर जो डिफरेंस आता है एम आर एस और एम आर टी एस का आता है। इसको हम लिखते हैं एम आर टी एस। इसमें एक वर्ड यूज होता है टी, टी होता है फॉर टेक्निकल। ठीक हो गया, तो ये टेक्निकल एफिशिएंट फार्म होती है। ठीक हो गया, जो प्रोडक्शन का ताल्लुक होता है वो टेक्निक से होता है। तो आप इसमें जो बी ऑप्शन है, इट इज़ ए टेक्निकल एफिशिएंट फार्म, इस टी की वजह से इसको ये चूज करेंगे आप। विच ऑफ दिस इज नॉट प्रॉपरली ऑफ कॉस्ट फंक्शन, विच ऑफ दिस दीज इज नॉट
प्रॉपर्टी ऑफ कॉस्ट फंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? इट इज कॉन्वेक्स इन इनपुट प्राइसेस, इट शो मिनिमम कॉस्ट एसोसिएट विन, ये भी है। इट इज इंक्रीजिंग विद आउटपुट, हाँ जी ये ठीक है। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इट इज डिक्रीजिंग इन इनपुट प्राइसेस, हाँ जी ये भी पॉसिबल होता है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑकवर्ड है। इट इज कॉन्वेक्स इन इनपुट प्राइसेस, ठीक हो गया, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू, प्रोड्यूसर सरप्लस का सिंपल फार्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये मैंने सामने भी लिखा हुआ है कि ये पी क्यू ओ, यहाँ पर और लिखना था मैंने, और यहाँ ये सारे का सारा टोटल रेवेन्यू होता है, और ये सप्लाई कर्व होता है, इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का अगर आप इंटीग्रेशन ले लें तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है, ठीक हो गया है। यानी कि डेरिवेटिव लिया हुआ ना मार्जिनल कॉस्ट का, अगर इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। टोटल रेवेन्यू है ओ पी, यहाँ पर ई लगा दें, ई क्यू माइनस, और ये सारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये जो मैंने शेडेड एरिया किया हुआ है मैं कर देता हूँ दोबारा शेडेड, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये सारे का सारा टोटल वेरिएबल, और ये वाला जो एरिया है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है ये सारे का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। ये पिछली डायग्राम जो मैंने अभी समझाई थी आपको उसमें भी डिस्कस हो चुका है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट types of market or industry is false? There are many firms in both perfect competition and monopolistic competition, ठीक है जी, many firms होती हैं, ठीक है। Cost must be kept as low as possible in both monopolistic competition and monopoly, नहीं कॉस्ट मिनिमम नहीं होती इसके अंदर, मैं बताता हूँ क्या है। दे आर मैनी होमोजीनियस प्रोडक्ट इन बहुत परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, नॉन होमोजीनियस भी हो सकती हैं, तो ये भी किसी हद तक सी भी ठीक है। दे आर ए बैरियर टू एंट्री इन बहुत ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ये भी ठीक है। अच्छा ये जो ये बी है ना ये स्ट्रॉन्ग इसका आंसर बनेगा, क्योंकि जो है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और जो आपका मोनोपोली है उसमें आप एवरेज वेरिएब जो आपकी एवरेज कॉस्ट है आपको ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। सम टाइम आप मोनोपोली में ऑप्टिमम पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ दफ़ा डिस इकोनॉमीज पर और कुछ दफ़ा इकोनॉमीज पर। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो हम पैदा ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस पार्ट के ऊपर पैदा कर रहे होते हैं, इस पार्ट के ऊपर। तो इस वजह से तो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। यानी कि ये हमने चूज करना है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए फिक्स इनपुट इज ट्रू, ठीक हो गया। इट इज ए इट प्राइस इज फिक्स्ड, द क्वांटिटी द क्वांटिटी ऑफ, हमने क्या करना है, इज ट्रू, ट्रू ढूंढना है, ट्रू पहला तो गलत है, इट्स ये बिल्कुल गलत है। द क्वांटिटी ऑफ इट डेट ए फर्म कैन यूज इन द लॉन्ग रन, नहीं। द क्वांटिटी ऑफ इट डेट फर्म कैन यूज इन द शॉर्ट रन, हाँ जी ये शॉर्ट रन के अंदर ये क्वांटिटीज की हम यूज कर सकते हैं, लॉन्ग रन के अंदर ये चेंज हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है इसका सी, ये करेक्ट आंसर है इसका। 26, विच ऑफ द 26 तो हो गया, 20, हाँ 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट assumption ऑफ द थ्योरी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इसमें कौन सी परफेक्ट कंपटीशन की थ्योरी वो नहीं है। देर आर ए मैनी सेलर एंड मैनी बायर, नो वन विच ए लार्ज इज रिलेशन टू टोटल सेल और परचेज, ठीक है ये assumption होती है कि इसका मतलब ये है कि कोई इतना बड़ा नहीं है उनके अंदर, इतने मैनी सेलर एंड बायर हैं कि कोई इन्फ्लुएंस कर सके प्राइस को या क्वांटिटी को, और मार्केट की प्राइस को इफेक्ट कर सके। ए फर्म आर ए प्राइस टेकर, ठीक है। बायर एंड सेलर हैव आर एलिमेंट इंफॉर्मेशन, ये प्राइस इज गिवन, ये भी ठीक है। देर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट, ये भी ठीक है। तो इसमें तमाम के तमाम ना ऑप्शंस ठीक ही हैं। हाँ जी ये जो डी है ना इसमें थोड़ा सा डाउट इस वजह से है, वहां पर जो हम वर्ड पढ़ते हैं ना वो फ्री का पढ़ते हैं, यहाँ पर इजी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक तो ये मुझे चारों के चारों ऑप्शन ठीक लगे हैं। इसमें जो थोड़ा सा मुझे डाउट लगा है वो इसमें है डी ऑप्शन में, जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई ज़रा भर भी दे आर मैनी सेलर एंड बायर, नॉन वन ऑफ विच इज लार्ज इन रिलेशन टू टोटल
सेल और या परचेज, यानी कि कोई इतना बड़ा नहीं है कि वो सेल या परचेज को इफेक्ट कर सके। ये कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक है। तो ये डी हो सकता है, या ये सब के सब ऑप्शंस ठीक है इसके। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक सप्लाई कर्व इज गिवन, यानी कि मोनोपोलिस्ट सप्लाई का कोई जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका कोई यूनिक सप्लाई कर्व नहीं होता जो प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप को शो करे। तो इस वजह से तो यहाँ पर नन ऑफ दी अबव ही ठीक है। इंक्रीज इन वेजेस रेट रिजल्ट इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, जब वेजेस इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि इनकम का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो लेयर के इफेक्ट्स को, जो लेयर डिमांड कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम सप्लाई कर्व को ड्रॉ करते हैं तो एक साइड पर इनकम होती है, वेजेस होती है, दूसरी साइड पर लेयर होता है। जैसे जैसे वेजेस इंक्रीज होती हैं तो लोग क्या करते हैं, लेयर को कम करते चले जाते हैं। तो वो कब तक पॉजिटिव होता रहेगा, वो उस वक्त तक पॉजिटिव होता रहेगा जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वेज चेंज इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट ऑन लेयर डिमांड। ठीक हो गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन इफ ए फर्म नेचुरल मोनोपोली द बेस्ट वे टू रेगुलेट इट, जहाँ पर आपकी जो प्राइस है और जो मार्जिनल कॉस्ट है, marginal cost price is equal to marginal cost forcing is set price price forcing is set to price is equal to marginal cost। ठीक हो गया, जहाँ पर marginal cost marginal revenue तो वहाँ पर ये प्राइस को सेट करेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। एवरेज कॉस्ट भी नहीं होगी, मिनिमम एवरेज कॉस्ट, हाँ जी। ए मुझे बेहतर लग रहा है, पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इसमें उसकी इंशाल्लाह डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा। 30 MCQs हैं। विच ए फर्म हैज ए मार्केट पावर, यानी कि मोनोपोली पावर है, मोनोप व्हेन ए फर्म हैज ए मार्केट मार्केट पावर इन आउटपुट मार्केट, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, तो उसमें क्या होगा कि मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट। अब मार्केट पावर का मतलब इधर मोनोपोली लिया गया है, ठीक है। अगर ये मोनोपोली लिया गया है तो इट मींस जो MRPL होता है वो डिमांड फॉर लेबर कर्व होता है। ठीक हो गया। अगर ये परफेक्ट कंपटीशन होता तो यहाँ पर VMPL, वहाँ पर VMPL और MRPL इक्वल होता है, क्योंकि P और MR इक्वल होते हैं, तो वो MRPL भी हो सकता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए मोनोप्सोनिस्ट फेसिस, जब मोनोप्सोनिस्ट होगा, मोनोप्सोनिस्ट का मतलब होता है सिंगल बायर ऑफ लेबर। जब सिंगल बायर ऑफ लेबर हो तो फिर हमारा सप्लाई कर्व और जो मार्जिनल एक्सपेंस कर्व है, मैंने डायग्राम भी बना दी है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट किया हुआ था। ये हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल नहीं होता मार्जिनल एक्सपेंस, इसमें वर्टिकली होता है। तो इस पे मेरे लेक्चर्स भी हैं डिटेल्स के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव होगा, इसका सप्लाई ऑफ लेबर कर्व भी पॉजिटिव होगा और इसका मार्जिनल एक्सपेंस भी पॉजिटिव होगा। कॉर्टसेनियस की जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, 21 चैप्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस, उसमें इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। 30 की जो क्वेश्चन है उसकी डायग्राम भी बनी हुई है, 31 की भी डायग्राम आपको उसमें से मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए डियोप्लिस्ट इन ए बर्ट्रैंड मॉडल, यानी कि नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली के मॉडल हैं ये। और जो ये दो पहले दो मॉडल हैं नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली के मॉडल हैं, और इनमें इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, फर्म्स का प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता। किसी भी जा जा स्टेज पर जाकर इनके आपस में इंटरडिपेंडेंस नहीं होती, ना ही एक एक दूसरे को अपना लीडर मानती हैं दो फर्म्स। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, द मॉडल अज्यूम डेट फर्म इज ए प्राइस लीडर, ये इसका गलत है। बाकी इसमें ईच फर्म मेक एन अजम्पशन अबाउट द प्राइस डेट ऑल अदर विल सेट एंड सेट इट्स ओन प्राइस एट लेवल इच विच मैक्सिमम, यानी कि हर फर्म अपनी प्राइस सेट करती है जिसके ऊपर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो इस पर मेरी लेक्चर्स हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो कॉर्टसेनियस की जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, नॉन ऑक्लूसिव ओलिगोपोली, उसका ये सेकंड मॉडल है बर्ट्रैंड मॉडल, उधर से आप इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
द डिमांड फॉर लेबर कंपिटेटिव मार्केट, यानी कंपिटेटिव मार्केट, अभी ऊपर भी दो क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, मोनोप्सोनिस्ट का और एमआरपीएल वाला। तो यहाँ पर जो कंपिटेटिव मार्केट होगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट भी कंपिटेटिव है और प्रोडक्ट भी मार्केट कंपिटेटिव है, तो वीएमपीएल को हम डिमांड फॉर लेबर कर्व कहते हैं। वीएमपीएल किस तरह ड्रा करते हैं, प्राइस को मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में पी पी और एमआर इक्वल होता है, तो इसको एमआरपीएल भी कह सकते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 33 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर बिटवीन जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर, ये मैंने जो ऊपर वाला फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है मैंने जीडीपी डिफ्लेटर का, और नीचे वाला लिखा हुआ है सीपीआई का। ठीक हो गया, क्वांटिटी को इग्नोर कर देते हैं। प्राइस करंट ईयर की, बेस ईयर की, प्राइस करंट ईयर की और बेस ईयर की। ठीक हो गया। इसको ये लेस्पेयर मेथड के जरिए होती है, ये पास्चे मेथड के जरिए जीडीपी डिफ्लेटर, खैर यहाँ पर इसको डिस्कशन नहीं किया गया। वो कहता है कि आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपी, क्या सिमिलर नहीं है। बोथ ऑफ देम आर यूज मीनिंग इन्फ्लेशन, दोनों इन्फ्लेशन के लिए होते हैं। ठीक है। बोथ हम आर यूजली मेजर्ड एट द सेम बेस ईयर, यानी यहाँ भी पी नॉट बेस ईयर है, यहाँ पी क्वांटिटी को मैंने इग्नोर कर दिया। बोथ ऑफ देम डू नॉट इंक्लूड इम्पोर्टेड गुड्स, नहीं ये सिमिलर नहीं है, ये डिफरेंट है। जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसमें डोमेस्टिक गुड्स होती हैं, सीपीआई के अंदर इंपोर्टेड गुड भी हो सकती हैं आपकी बास्केट्स के अंदर, जो आपने बास्केट को चूज किया हुआ। तो सी ऑप्शन इज मोर सूटेबल अकॉर्डिंग टू मी। 35 है, सपोज डैट ओवर ए सपोज डैट ओवर ए टाइम द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री जीडीपी फॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जो शेयर है वो कम होता जा रहा है, तो क्वांटिटी आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉलिंग हो रही है। ठीक है। वैल्यू भी उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, जाहिर सी बात है जब क्वांटिटी कम हो रही है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट होंगे इसके। हाँ जी, अज्यूम डैट, अब उसने यहाँ पर डाटा दिया है, अज्यूम डैट देयर आर टू गुड्स ए एंड बी 2006, ये 2006 लिखा हुआ है उसको, ये 6 ऊपर लिख दिया है, 16 नीचे है। ठीक हो गया। टू उसको बेस ईयर बनाना है, पाकिस्तान प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ ए एंड प्राइस ऑफ 10 एंड 20 ऑफ बी एंड प्राइस ऑफ 20। ठीक हो गया। इन 2016 इनकी प्राइस 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं ए के, और प्राइस इसकी 20 हो गई, और 30 यूनिट्स इसके प्रोड्यूस किए गए हैं और प्राइस क्या हो गई, 30 हो गई। तो ये करंट प्राइसेस के साथ नीचे लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 30 × 20, यानी कि बेस ईयर की प्राइस लेंगे और करंट ईयर की क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा 600, ये मैंने 20 × 30। इसी तरह का इसकी क्वांटिटी 20 ये लिया हुआ है, और बेस ईयर इसकी प्राइसेस लिए हैं, क्योंकि रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है। जब इनको कैलकुलेट करूंगा 200 600, तो ये 800 आ जाएगा। सपोज आसिफ लॉस्ट हिज अकाउंटिंग जॉब, वो उसकी जॉब लॉस हो गई, क्योंकि जो उसका वो व्हेन माजिद क्लोज स्टोर, माजिद ने अपना क्लोज स्टोर किया और वो बाहर चला गया। ही लुक फॉर जॉब्स, अब वो जॉब्स को देख रहा है 10 महीने से, वो इसी तरह की जॉब मिल जाए जो उस वो माजिद की दुकान पे कर रहा था आसिफ। ड्यूरिंग दिस मंथ आसिफ वाज अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड रहा है। अब साइक्लिक भी नहीं हुआ कि इकोनॉमी के अंदर आया हो कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रक्चर भी नहीं चेंज हुआ कि जी अकाउंटेंट की जो उसके पास स्किल्स थी वो ख़त्म हो गई, ऐसा भी नहीं हुआ। सीजनल भी नहीं हुआ कि सर्दियाँ या गर्मियाँ आई हैं और जॉब उसकी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। तो ये फ्रिक्शनल है कि उसकी वहाँ से जॉब छुड़ी, अब उसको कोई परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि कहाँ जाए वो, कि उसे वही सूटेबल वैसी ही अकाउंटेंट की जॉब मिल जाए, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। 38 में सीपीआई दी गई है, सीपीआई का मैंने फार्मूला लिख दिया है। पीटी करंट करंट ईयर की जो इन्फ्लेशन है 155 है, और बेस ईयर की 125 है। तो ये फार्मूला होता है करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर। इसको इसमें से माइनस करने के बाद 125 से मल्टीप्लाई किया है तो 24 आ रहा है, पर यहाँ पर 25 है तो ये नियर टू है, तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया है 25 को। अब आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट रिगार्डेड एज ए इकोनॉमिकली इनएक्टिव। वो कहता है इसमें से बताएं कि कौन इकोनॉमिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब यहाँ पर यह है कि कौन जॉब तलाश में नहीं है या लेबर फोर्स में नहीं आता, ना वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आता है ना वो एम्प्लॉयड कैटेगरी में।
फैमिली होम केयर्स यानी घरेलू खवातीन, ये भी नहीं आती, अनएम्प्लॉयड, ना एम्प्लॉयड में है ना अनएम्प्लॉयड में है। स्टूडेंट विद नो एम्प्लॉयमेंट, ये भी नहीं आएंगे। डिस्करेज वर्कर, ये भी नहीं आएंगे। पीपल जो जॉब को देख रहे हैं, पीपल हु वांट टू जॉब बट डू नॉट हैव, वो जॉब को देख रहे हैं और जॉब करना भी चाहते हैं, सर्च भी कर रहे हैं, तो वो इसमें एक्टिव में आएंगे, वो इनएक्टिव में नहीं आएंगे। बी सी डी इनएक्टिव में आएंगे। 40 पर आ गया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट held the belief that money supply leads to inflation only। क्लासिकल डाइकोटमी है कि जो नॉमिनल वेरिएबल हैं वो नॉमिनल वेरिएबल्स को इफेक्ट करते हैं, वो रियल वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करती। इट्स कॉल्ड क्लासिकल डाइकोटमी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ मनी सप्लाई ने सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस को और वेजेस को इफेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो वो क्लासिकल में ना ये इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करती है मनी सप्लाई, ना ये एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती है, सॉरी एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट हो जाती है और प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, और फिर सॉन वेजेस इंक्रीज होती हैं। तो क्राउडिंग आउट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एग्रीगेट डिमांड मैंने कह दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता मनी सप्लाई का, केन्जियन इकोनॉमिक्स में वो होता है। तो इस वजह से तो इसका जो जवाब है क्लासिकल डाइकोटमी आएगा, जो बी ऑप्शन है इसका। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैव बिलीव दैट मनी सप्लाई लीड्स टू इन्फ्लेशन ओनली। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड क्लासिकल डाइकोटमी, नॉट ए क्राउडिंग आउट। ठीक हो गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हाँ जी, सपोज दैट ऑटोनोमस कंजप्शन इक्वल टू 200 इन्वेस्टमेंट ये, और और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ये है, एमपीसी ये है, तो इसका फार्मूला होता है वाई इजिकल टू 1/1 माइनस बी। ए ऑटोनोमस कंजम्पशन, आई जी, ये मैंने वैल्यूज़ को इधर सम अप किया, तो ये 200 100 100, ये 400 हो गई। 1/1 इसका मैंने मल्टीप्लायर बनाया, 5 बना, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये 2000, सी ऑप्शन आ गया। हाँ जी, ये बड़ा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर पढ़ते हैं हम 42 पे। वो कहता है सपोज दैट वी हैव ए क्लोज इकोनॉमी एंड व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर 100 100 रुपीज़, और आउटपुट इंक्रीज होगी इसकी, जो इनकम इंक्रीज हो गई वो 5 है। इट मीन्स जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? मल्टीप्लायर की बच्चों वैल्यू आ रही है इसमें चेंज इन वाई, मल्टीप्लायर की वैल्यू है 1/1 माइनस 0.8। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 0.2, तो जवाब आ गया मल्टीप्लायर का 5। असल में मैंने यहाँ से क्या निकाला है, एमपीसी की वैल्यू निकाल ली है। एमपीसी की वैल्यू क्या आई है? एमपीसी की वैल्यू है 0.8। ठीक हो गया। यहाँ पर उसने 100 एक्सपेंडिचर किए, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये 500 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरा ये तो स्टेटमेंट क्लियर है। वो कहता है इफ गवर्नमेंट डिक्रीज टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस डिक्रीज कर देती है। गवर्नमेंट टैक्सेस कितने डिक्रीज किया है? ये आ गया चेंज इन टी माइनस बी 1/1 माइनस बी। ये इसका फार्मूला होता है टैक्स मल्टीप्लायर का। ये ऊपर एमपीसी। अब ये जो मैंने 0.8 यहाँ पर निकाला है, ये इसीलिए निकाला था ताकि मैं यहाँ 0.8 को पुट करूँ, ये माइनस 0.8 आ जाएगा। 1 माइनस 0.8 को यहाँ किया, ये 0.2 आ गया। और टैक्सेस में कितने का चेंज आया है? 100 का। ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ये 100 मैंने लिखा हुआ है। 0.8 को ये पॉइंट पॉइंट से कट गया, 4 आ जाएगा। ये माइनस माइनस, क्योंकि ये डिक्रीज हुए हैं तो माइनस का 100 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये चेंज कितने का आया है? 400 का। तो अब जो टैक्स आपने 100 रुपीज़ कम किया था, तो उसकी वजह से जो चेंज आया है, इंक्रीज इन इनकम, वो आएगा 400 का इंक्रीज आ जाएगा। ये 400, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये मैंने साथ कैलकुलेशन भी कर दी है। असल में ना आज मैं टैब लगाना भूल गया, तो ये माउस से सर्कल करना या लिखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। 13 क्वेश्चन है बच्चों, 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन। क्लासिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमी इज करेक्टराइज्ड बाय स्टोकास्टिक एक्सपेक्टेशन, नहीं ये तो रैंडम वॉक मॉडल में होता है। अडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन, नहीं ये भी नहीं है, ये तो मोनेटारिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अडॉप्टिव एंड अडॉप्टिव इन द शॉर्ट रन। रैशनल, ये भी नहीं है। परफेक्ट फोरसाइट, हाँ जी, ये क्लासिकल जो मॉडल इकोनॉमी है वो परफेक्ट फोरसाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया, तो इसका
डी ऑप्शन है, यानी कि वो शॉर्ट रन की तो बात ही नहीं करते थे, डायरेक्ट लॉन्ग रन की बात करते थे। सपोज बैंक डिजायर रेशो, जिसे हम रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कहते हैं, 4% है। एंड सपोज पब्लिक डिजायर टू रेशो ऑफ कैश टू डिपॉजिट, CD, जो कैश रखना चाहते हैं वो 2% है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो मेरा लेक्चर है मनी मल्टीप्लायर का, उसमें ये दिया हुआ है 1+CD/CD+RR। तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, जब इसको कैलकुलेट किया तो ये 17 आया। तो इसका जो बी ऑप्शन है 17, द मनी मल्टीप्लायर इज 17, यानी इस बेस पर हम मनी बेस होती है हमारे पास, मनी बेस से मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे मनी सप्लाई आ जाता है। तो इधर शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसने जस्ट, उसने हमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि मनी मल्टीप्लायर की हमें वैल्यू बता दें कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है इसने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इसको मैंने ये आपके सामने ये लिखा हुआ है फार्मूला, और ये मैंने सॉल्व किया है और ये सॉल्व हो गया इजीली। हाँ जी, केन्स said that the economy can operate at less full employment level. Which of the following is not reason for this? वो कहता है, केन्स कहता है इकोनॉमी लेस फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, उसकी वजह ये कहता है कि जो वेजेस और प्राइसेस है ना वो फुली फ्लेक्सिबल नहीं होती। जो क्लासिकल में इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे ही वेजेस इंक्रीज करते हैं नॉमिनल प्राइसेस वैसे ही इंक्रीज हो जाती हैं, और परफेक्ट फोरसाइट होती है। रियल वेजेस के अंदर कोई फर्क नहीं होता। क्लासिकल इकोनॉमी में हमने देखा प्राइसेस इंक्रीज हो रही, इसने बताया कि वेज रिजिडिटी होती है, वेज रिजिड होती हैं, उसकी रीजन उसने बताई कि वेज रिजिड क्यों होती हैं। तो ये वेजेस एंड प्राइसेस आर नॉट परफेक्टली फ्लेक्सिबल, इसका मतलब है फुली फ्लेक्सिबल, यानी कि जिस हिसाब से प्राइसेस चेंज होंगे उस हिसाब से वेजेस फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं होते हम। और अकॉर्डिंग टू केन्स, ठीक हो गया। बाकी इन्वेस्टमेंट इज इफेक्टेड बाय एक्सपेक्टेशन, हाँ जी इसने ये कहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कहता है इतनी इफेक्टेड नहीं होती जितनी एक्सपेक्टेशन से होती हैं, उसी वजह से 90-30 का डिप्रेशन था, एक्सपेक्टेशन लो थी। लिक्विडिटी ट्रैप का भी इसने बताया। पीपल होल्ड टू मच मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, हाँ जी ये भी ठीक है, कि ये भी इसने कहा कि इसका स्पेकुलेशन मोटिव भी था और ट्रांजैक्शन मोटिव, दोनों ही मोटिव थे इसके। तो जो ए ऑप्शन है वो मेरे नज़दीक मोर सूटेबल है। According to Keynes, when the Great Depression started, the government should have। अब वो कहता है जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ ना उससे पहले क्लासिकल ने ये जहन साजी की हुई थी लोगों गवर्नमेंट्स की, कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो फजूल होती है, उससे ना ही एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है, एग्रीगेट सप्लाई तो चेंज होनी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिस्कल पॉलिसी से आपकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है एग्रीगेट डिमांड की, CI जो जी है, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, और और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कंजप्शन और सेविंग को इफेक्ट करेगा। तो केन्स ने क्या कहा कि उस वक्त इसने क्या सोल्यूशन दिया था, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करे, अपना रोल प्ले करे, इस वजह से केन्स को फिस्कलिस्ट भी कहते हैं। इसने फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, और डिप्रेशन का जो सोल्यूशन दिया इसने एग्रीगेट डिमांड साइड और एग्रीगेट डिमांड साइड में भी इसने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर रहे, होल्डिंग बहुत ज़्यादा कर ली है मनी की, एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप क्या करें जी, आप आए मैदान में और अपना काम स्टार्ट करें, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, बहुत फेमस है, इसी वजह से इस गेन्स को हम फिस्कलिस्ट भी कहते हैं। 47, द लार्जर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू लार्जर है तो मल्टीप्लायर वैल्यू ज़्यादा होगी, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करने की वजह से थोड़े से एक्सपेंडिचर करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इनकम में ज़्यादा इजाफा होगा। तो IS हमारा क्या होगा, फ्लैटर होगा। जो फ्लैटर कर्व होता है उसकी स्लोप लेस होती है, ठीक हो गया। द स्मॉलर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द IS कर्व, ठीक हो गया, यानी कि द स्मॉलर इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इसकी स्लोप की बात हो रही है। तो इसकी स्लोप जो स्टीपर कर्व होगा, ये मेरी बात आप याद रख लें, मैं इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर भी है। कर्व स्टीपर इट मीन स्लोप ज्यादा, कर्व फ्लैटर स्लोप कम। इलास्टिसिटी की बात नहीं मैं कर रहा, इलास्टिसिटी समथिंग एल्स, ठीक है, वो परसेंटेज चेंज को बता रही होती है, ये एब्सोल्यूट चेंज है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट शिफ्ट द मनी डिमांड कर्व टू राइटवर्ड, हाँ जी, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दें आप, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मनी डिमांड को कम करें तो राइटवर्ड, अगर मनी डिमांड को बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये राइटवर्ड की बात कर रहा है। तो इसमें जो इसने दिया हुआ है क्या है, मैं अ, अ, किस ऑप्शन पर, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग
वुड नॉट शिफ्ट द मनी सप्लाई कर्व। अरे कौन शिफ्ट नहीं करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट शिफ्ट नहीं करेगा। मैं कोई और एमसीक्यू समझ रहा था क्योंकि मैंने सारा पेपर पढ़ा है, वो एमसीक्यूज ये नहीं है। तो बाकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मूवमेंट को शो करता है। ठीक हो गया। ये है मेरा एलएम कर्व, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये इनकम है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कम होगा तो मूवमेंट होगी, नॉट ए शिफ्टिंग। अच्छा, इससे मूव विच मीन वर्कर हु आर पास पेड वीकली इन फ्यूचर पेड मंथली राइज इन इनकम ए राइज इन वेल्थ, ये सारे के सारे फैक्टर शिफ्टिंग है या नॉट इफेक्टिंग है। ठीक हो गया। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये शिफ्ट नहीं करेगा बल्कि मूवमेंट करेगा ये। ठीक हो गया, तो ये हो गया। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, ये स्पेकुलेशन है मेरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, ये रेट ऑफ, तो जो मनी स्पेकुलेशन डिमांड है वो कम है। लोगों ने सारे का सारा पैसा किस में रखा हुआ है, बॉन्ड्स में रखा हुआ है। इनकी एक्सपेक्टेशन है आने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड की प्राइसेस ज़्यादा होंगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई होगा तो स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी इज लो। ये बड़ा सिंपल पूछा हुआ है, वरना इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता था जैसे मैंने आपको बताया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मीन, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कैसा होता है जी? ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, ये मेरी सप्लाई है और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और ये इंटरेस्ट रेट था, अच्छा भला, और ये सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट थी, प्राइवेट सेक्टर है। अब हुआ क्या कि क्लासिकल कहते हैं कि गवर्नमेंट आई, उसने ये आई प्लस जी कर दिया। ठीक हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गई, या बजट डेफिसिट था और उसने, अब होगा क्या, इसकी वजह से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने की वजह से इस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने की वजह से ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतनी रह जाएगी, लोग छोड़ जाएंगे। ठीक हो गया, प्राइवेट लोग छोड़ जाएंगे, ये गवर्नमेंट का शेयर है सारा। ठीक हो गया। अब ये जो लोग छोड़ कर गए हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इन्वेस्टमेंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केन्स के मुताबिक जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्राउडिंग आउट समझाने का मकसद आपको ये था कि ये अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से लोग कारोबार को छोड़ गए, इट्स कॉल्ड क्राउडिंग आउट। गवर्नमेंट बजट डेफिसिट रेज द इंटरेस्ट रेट एंड काज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू फॉल, यानी कि प्राइवेट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इट्स कॉल्ड क्राउडिंग आउट। तो ये जी पहली हमारी आज क्लास में मैंने ये 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, तो 50 रिमेनिंग मैं बाद में डिस्कस करूँगा। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं सेशन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम इंशाल्लाह जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। माइक्रो मैक्रो, आईटी डेवलपमेंट, मैथ, स्टैट, इकोनॉमेट्रिक्स, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस एंड मॉनेटरी। और ये पेपर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मुझे ये पेपर एक मेरी स्टूडेंट ने भी सेंड किया और मुझे खैर फेसबुक से भी मैंने इसको देखा। आज तक मैंने इतना कंसेप्चुअल पेपर नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत पेपर बना हुआ है और जिसके अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो इसको पेपर को सॉल्व कर सकता है। कुछ इजी क्वेश्चन भी हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो कश्मीर वाले स्टूडेंट्स के लिए अ, ये मैंने वीडियो तैयार की है, आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी जो ओरिएंटेशन क्लास होगी वो 26 जनवरी को होगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।